नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम शिक्षा की ओर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, मैं अपने चैनल पर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, डीएसएसबी पेपर फर्स्ट की जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आते हैं या फिर और कोई भी अन्य एग्जाम है जिनके अंदर जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम अपने चैनल पर इस समय जनरल नॉलेज की क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, जिसका वीडियो नंबर 18 में आपके सामने लेकर आया हूं। तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर इस समय नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है। और जैसे भी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी जिस किसी भी कोई भर्ती आती है, कोई एग्ज़ाम डेट आती है, तो हम और भी आपको सब्जेक्ट कवर कराना चालू कर देंगे। फिलहाल इस समय पर हम आपको जनरल नॉलेज की क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं केवल। ठीक है। और सीटेट की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है कुछ दिनों के बाद, सीटेट, यूपीटेट। ठीक है। तो देरी ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो पर आगे और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, जिसमें क्या है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके शासनकाल में लागू की गई। तो जो अंग्रेजी शिक्षा थी भारत की, वो किसके शासनकाल में भारत में आई। तो देखिए, आपको जो पहला ऑप्शन दे रखा है वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड रिपेन, और थर्ड है आपका लॉर्ड डलहौजी, फोर्थ है आपका विलियम बेंटिक। तो देखिए, इसमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। तो देखिए, मैं आपको जो आंसर्स हैं इनके थोड़ी जल्दी बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो देखिए, इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में हम कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। देखिए, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और देखिए, इन्होंने क्या काम किया था 1829 में। इन्होंने 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है ना। कब लगाई थी? 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी विलियम बेंटिक ने। ठीक है ना। और देखिए, और इन्होंने क्या करा था 1835 में, 1829 में उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और 1835 में एक हमारे यहाँ एक आयोग आया था जिसे कहा जाता है मैकाले आयोग। ठीक है ना। तो मैकाले आयोग का जो अध्यक्ष था वो मैकाले था, इसलिए इसको मैकाले आयोग का नाम दिया गया। तो अंग्रेजी शिक्षा भारत में स्टार्ट करने के लिए मैकाले ने विलियम बेंटिक से सिफारिश की थी। तो विलियम बेंटिक के काल में ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव धरी गई। ठीक है ना। ये हो गया आपका। और आगे आ जाते हैं। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन भी एक आध देख लेते हैं। तो विलियम बेंटिक के बारे में आपको ये तीन चीज़ पता हो गई। अब हम देखते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। देखिए, लॉर्ड डलहौजी के बारे में इसमें क्या है। देखिए, लॉर्ड डलहौजी के बारे में इसमें क्या है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में इसमें यह है कि भारत में जो रेलवे की नींव धरी गई वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही धरी गई थी। ठीक है ना। रेलवे की जो नींव धरी गई थी भारत के अंदर, वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही धरी गई थी। और देखिए, 1854 में एक वुड डिस्पैच भारत में आया था, वुड डिस्पैच आया था भारत में। तो इसके तहत क्या था, जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने ही क्या करा था, भारत के पहले 3 विश्वविद्यालय खोले थे। तो भारत में सबसे पहले 3 विश्वविद्यालय खोले थे वो लॉर्ड डलहौजी के समय में खोले गए। और कौन कौन से? कोलकाता, मुंबई और मद्रास में। ठीक है ना। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में खोले गए थे ये। और इसके साथ ही इन्होंने क्या काम किया था, शिक्षा का प्राथमिक जो शिक्षा का वर्गीकरण किया था। जैसे शिक्षा किस तरह से पढ़ानी होनी चाहिए, शिक्षा जो है प्राथमिक स्तर पे हो, शिक्षा माध्यमिक स्तर पे हो, और जो शिक्षा विश्वविद्यालय स्तर पे होनी चाहिए। तो इन्होंने इस तरह से इन्हें स्तरों में बांट दिया था। ठीक है। तो ये हुआ था आपका लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। ठीक है। और आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए विद्यार्थी हैं। देखिए, वेदों की ओर लौटो। ठीक है। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया? तो ये नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो?
आपका पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है दयानंद सरस्वती, और थर्ड है आपका विवेकानंद, और फोर्थ है राम कृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आपका सही आंसर होगा, आपको जो इसका सही आंसर है वह है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर है। तो थोड़ा और इनके बारे में जान लेते हैं, दयानंद सरस्वती के बारे में। देखिए, ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने क्या करा था, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है समाज से। तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। और जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की, ठीक है ना। इन्होंने क्या की थी, इन्होंने करी थी ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। और दयानंद सरस्वती ने करी थी आर्य समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने सबसे पहले स्वराज का नारा इन्होंने ही सबसे पहले दिया था, जिसको लोकमान्य तिलक जी ने आगे बढ़ाया था, ठीक है। इन्हें ऋषि भी कहा जाता था, इन्हें क्या, इन्हें ऋषि भी कहा जाता था, इन्हें ऋषि भी कहा जाता था। और इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। थोड़ा हम जान लेते हैं अब राजा राम मोहन राय के बारे में। देखिए, राजा राम मोहन राय से जो बनने वाला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न उसका यही बनता है कि इन्होंने किस समाज की स्थापना की। तो ब्रह्म समाज की इन्होंने, राजा मोहन राय ने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। और इन्हें आधुनिक भारत या फिर भारतीय पुनर्जागरण का, ठीक है, जनक भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ये आपका हो गया। अब थोड़ा सा विवेकानंद जी के बारे में भी समझ लेते हैं, विवेकानंद के बारे में। तो देखिए, जो विवेकानंद जी थे, इन्होंने राधा कृष्ण मिशन की स्थापना की थी, राधा कृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। और देखिए, इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 12 जनवरी को। कब बनाया जाता है, 12 जनवरी को, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इन्हें, ठीक है, इनके जन्मदिन को मनाया जाता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, ठीक है। तो हमारी कुछ प्रश्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। जितने भी प्रश्न हैं संबंधित, मैं इसी प्रकार से बताता हूँ ताकि आपको लर्न भी हो जाए। और ये सभी वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, बहुत मेहनत से निकाले हुए हैं। अगर आप नए विद्यार्थी हैं, चलो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें भी सीखेंगे आप यहाँ से। एक क्वेश्चन पे कम से कम आप 5-6 क्वेश्चन और सीखेंगे और आपको याद भी होगा। देखिए, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी। जो एनी बेसेंट थी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कब अध्यक्ष बनी, 1914 में, 15 में, 16 में और 1917 में। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा आपका, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आपका 1916, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में और जान लेते हैं, एनी बेसेंट के बारे में। देखिए, एनी बेसेंट जो थी, भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, ठीक है ना। और इसके समय में देखिए एक काम और हुआ था, और इसके समय में क्या था, 1907 में जो था कांग्रेस अधिवेशन हुआ था सूरत के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ था, जो हमारी कांग्रेस थी वो 2 भागों में बट गई थी, ठीक है ना। और ये जो 2 भाग थे 1916 में दोबारा से पुनः एक हो गए, मतलब कि कांग्रेस का जो अलग होना हुआ था 1916 में, दोबारा में ये एक हो गए, ठीक है ना। तो इसके लिए जो प्रयास किया था वो बाल गंगाधर तिलक और जो आपका एनी बेसेंट था, इन्होंने इसके लिए खूब प्रयास किया था इन्हें एक करने के लिए। तो ये 1916 में दोबारा से एक हो गए थे, ठीक है ना। और देखिए, जो एनी बेसेंट है, इन्होंने होम रूल की भी स्थापना की थी। इन्होंने क्या करा था, होम रूल की भी स्थापना की थी। तो ये आपका हो गया। और बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं, कुछ दिनों बाद भाई सीटेट के भी क्लासेस आ जाएंगे आपकी। और जैसे एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम आएगा, डेट आएगी एग्ज़ाम की, तो बाकी जो सब्जेक्ट बचे हैं उन पर भी हम तैयारी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, टाइम लग जाता है, कभी कभी वीडियो लेट आता है काफ़ी, क्योंकि टाइम लग जाता है चीज़ों को ढूंढने में। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं।
भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ये पंचायती राज से जो संबंधित प्रावधान है वो किस भाग के अंदर है? तो देखिए भाग 6 में है, भाग 7 में है, भाग 8 में है या भाग 9 में है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका है भाग 9। तो भाग 9 में पंचायती राज के बारे में लिखा हुआ है। हमारे टोटल भाग जो है हमारे 22 हैं, ठीक है ना, भाग हमारे टोटल 22 हैं। और यहाँ पे ये हो गया आपका। और इसके साथ साथ देखिए जो भाग 6 है वो राज्य से संबंधित है। जो भाग 6 है वो आपका राज्य से संबंधित भाग है, ठीक है। और भाग 3 आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 आपका नीति निर्देशांक तत्वों से संबंधित है। भाग 4 का, ठीक है ना, भाग 4 का में आपके मौलिक कर्तव्य आते हैं। तो इनको भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए बहुत बार मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपका है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ठीक है, पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है तो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होता है? घनत्व मान होता है ज़्यादा से ज़्यादा घिरा होना, ठीक है ना। तो क्षौमंडल में, समतापमंडल में, मध्यमंडल में या आयनमंडल में? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है इसका? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इसका होता है घनत्व वायुमंडल का, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल का घनत्व होता है वो होता है हमारा आपका क्षौमंडल में, ठीक है ना। कहाँ पे होता है? क्षौमंडल में होता है। सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है क्षौमंडल में होता है, ठीक है। तो देखिए क्षौमंडल में इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। आपने पढ़ रखा होगा, वैसे हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं उन्होंने तो पढ़ रखा है, ठीक है। जैसे पृथ्वी होती है आपकी, तो इस तरीके से वायुमंडल से यहाँ पे घिरे होते हैं इस तरीके से। तो कई परतें होती हैं, ठीक है। जो पहली परत होती है वो क्षौमंडल कहलाती है, दूसरी समतापमंडल कहलाती है, और जो थर्ड होती है वो आपकी आयन मंडल में आ जाती है। मध्य मंडल होता है, इसी के बीच का मंडल जो होता है मध्य मंडल होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर ऊपर भी और बही मंडल आ जाता है आपका। तो सबसे नीचे वाली जो परत होती है वो क्षौमंडल कहलाती है। जो वायुमंडल की सारी परतें होती हैं ऊपर तक, तो ये सबसे नीचे वाली परत होती है, इसी को कहते हैं वो क्षौमंडल की परत होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, सारी मौसमी घटनाएं होती हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। जितनी मौसमी आंधी तूफान बिजली का कड़कना सब क्षौमंडल में होता है। और यहाँ से सेकंड नंबर में हमारे क्वेश्चन आता है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो देखिए वो समताप मंडल में सेकंड वाले मंडल में उड़ते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा आयन मंडल होता है, जो हमारा उससे ऊपर का जो मंडल होता है मध्य मंडल से थोड़ा और ऊपर, मतलब ये बीच की लेयर होती है, ठीक है। और देखिए ये आपका हो गया। तो समताप मंडल में आपका क्या होता है, ओजोन परत भी आपकी यहीं पाई जाती है समताप मंडल के अंदर। और हवाई जहाज भी समताप मंडल में उड़ते हैं आपके। और इसके साथ ही साथ देखिए जो मध्य मंडल में ज़्यादा खास नहीं है, इस यहाँ पे क्या तापमान समान रहता है बस, इसलिए यहाँ पे ओजोन परत और यहाँ पे हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, ठीक है। और आयन मंडल में आपका क्या होता है, जो भी आपकी सैटेलाइट वगैरह होती हैं, तो जैसे हम टीवी वगैरह देखते हैं, हमारा जो नेट वगैरह चलता है फ़ोन वगैरह में, तो सैटेलाइट द्वारा चलाया जाता है, ठीक है ना। तो रेंज वगैरह यहाँ से आती हैं। तो ये सब सैटेलाइट वगैरह जो होंगी आपको सारी की सारी आपको आयन मंडल में मिलेंगी जितनी भी हैं। और इसके अलावा जब हम ऊपर उड़ जाएंगे तो ऊपर पड़ता है बहीमंडल। तो बहीमंडल में क्या होता है, जो चांद तारे ये सब चीज़ें ऊपर की चीज़ें सारे बहीमंडल में आ गई। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बन जाता है एग्ज़ाम के अंदर। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और भी चीज़ें आप यहाँ पे एक्स्ट्रा सीखेंगे। हमारे पास हमने इसी तरीके से अपना स्टार्टिंग किया हुआ है कि हम एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन निकालें और हमें याद भी रहें, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए हंसाने वाली गैस, ठीक है। तो हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, और आपका है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या फिर हीलियम। इनमें से कौन सी गैस है जो हमको हंसाती है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो हमको हंसाने वाली गैस है, ठीक है, लोगों को हंसाने के लिए होती है। और हम थोड़ा और गैसों पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए
जो पृथ्वी पर प्रश्न बनता है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपकी ये वाली गैस पाई जाती है। ठीक है, तो इसको नॉर्मली हम मोटा मोटा लिखेंगे, तो मोटा मोटा इसका ये लिखेंगे, तो ये वाली जो गैस है वो 78% है आपकी। ठीक है, और 21% है आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है हमारे यहाँ वायुमंडल में। ठीक है, और जो हीलियम गैस है वो सबसे हल्की गैस है। जो हीलियम गैस जो है वो सबसे हल्की गैस है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ देखिए, जो हीलियम गैस का प्रयोग अगर हम देखें तो ये सबसे हल्की गैस होती है हीलियम, और जो गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम गैस ही भरी जाती है, गैस का गुब्बारा होता है। और देखिए, जो हमारा भारत का संविधान है जहाँ पर लाइब्रेरी में धरा हुआ है, तो उसे हीलियम गैस में ही सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, इसमें कीड़ा नहीं लगता। ठीक है ना, तो जो कीड़ा नहीं लगता उसको गोल्ड फिश कहते हैं, कीड़े को, जो किताबी कीड़ा होता है गोल्ड फिश कहते हैं। और आपने किताब के अंदर कीड़ा देखा होगा, ये किताब को खा जाता है, तो हीलियम गैस से वो गोल्ड फिश जो कीड़ा होता है वो नहीं लगता है। तो आपका ये हो गया। और देखिए यहाँ पे एक दो चीज़ और हैं, तो ये आपका हो गया। अब हम थोड़ा नाइट्रोजन के बारे में भी जान लेते हैं। नाइट्रोजन देखिए पेड़ों के लिए बहुत आवश्यक होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये क्या होता है, पेड़ों के लिए एक प्रोटीन की तरह होता है, तो पेड़ों को ये प्रोटीन प्रोवाइड करता है और पेड़ों की वृद्धि में ये फ़ायदा करता है। तो जो नाइट्रोजन होता है ये आपका वृद्धिवर्धक होता है पौधों के लिए। तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, और देखिए नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन और है आपका, जो चिप्स वगैरह का जो पैकेट होते हैं वहाँ भी क्या है, नाइट्रोजन गैस उनके अंदर भरी जाती है चिप्स के पैकेट में। तो ये आपका हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दांतों से जो खून का गिरना होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। देखिए विटामिन ई से, विटामिन बी से, विटामिन सी से या विटामिन डी से। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें विटामिन डी आपका इसका सही आंसर होगा। जो भी देखिए हड्डी रोग होता है या रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। दांतों का रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अब देखिए और भी हम थोड़ा बात कर लें, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, आपका जनन शक्ति में प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी जनन शक्ति में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, और विटामिन सी से आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी टेट यूपी टेट का। तो इसमें क्या होता है, विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, और विटामिन ए से आपको पता ही है एनीमिया हो जाता है, हरे पत्तीदार सब्जी खानी चाहिए। और विटामिन बी से होता है आपका बेरी। तो ये आपका हो गया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन अच्छा हम चाहते हैं आपको, अगर हम रोज़ाना के 10 क्वेश्चन कराएं तो आपके कम से कम 50 क्वेश्चन आपको आने चाहिए उसमें से, और आपको याद भी हो जाए। देखिए ये आपका है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है। तो देखिए जो एक मनुष्य होता है स्वस्थ, उसके जो धड़कन है वो कितनी बार धड़कती है। तो देखिए 1 मिनट में 58 बार, 57 बार, 72 बार और 90 बार। तो देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा वो, इसका जो सही आंसर होगा आपका, ये तो सबको पता ही है वैसे। तो देखिए इसका जो सही आंसर है आपका 72 बार। तो ये आपका 72 बार धड़कती है एक स्वस्थ मनुष्य की प्रति मिनट में जो धड़कन होती है। एक चीज़ और देखेंगे कि अगर सांस लेने के बारे में बोले तो 16 से 18 बार या 16 से 17 बार होता है। ठीक है ना, अगर सांस लेने के लिए बोले मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में बोले तो 16 से 18 बार होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए इसमें जो है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, जो रक्त होता है उसका शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, फेफड़ों, हृदय, किडनी या फिर यकृत। तो देखिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा आपका, इसका जो आपका सही आंसर है वह है आपका किडनी। तो किडनी में क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है आपका किडनी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, मतलब कि ऐसा कौन सा है जो सबका खून एक्सेप्ट कर लेता है। तो देखिए ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया या ए बी हो गया। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन होगा आपका वो होगा, आपका आंसर होगा इसका आपका ए बी। तो ए बी जो है इसे सर्वग्राही बोलते हैं। तो इस सबका खून
मतलब कि सबका ब्लड क्या है, एक्सेप्ट कर लेता है। और जो आपका ओ है, ठीक है ना, जो आपका ओ है तो ये क्या होता है, ये सर्वदाता बोला जाता है इसको, तो ये सबको खून दे सकता है, ठीक है ना। और जो ए है वो ए से खून ले सकता है और ए बी से खून ले सकता है। और जो बी है, ठीक है ना, जो बी वाले हैं, बी ब्लड वाले, तो वो क्या कर सकते हैं, वो बी से भी ब्लड ले सकते हैं और ए बी से भी ब्लड ले सकते हैं। तो आपका ये होता है इसके अंदर। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो आपका वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वो आपको कल फिर दोबारा से एक वीडियो मिलेगी। मैं कोशिश करता हूँ रोज़ाना आपको एक वीडियो दूँ, लेकिन क्या करें, नोट्स निकालने में बहुत टाइम लगता है कि क्वेश्चन देखना पड़ता है मेरे को, कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।